नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में चल रहे इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने आगामी 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। गरीब, युवा, किसान और महिलाएं विकसित राष्ट्र के 4 प्रमुख स्तंभ हैं और भारत का कपड़ा क्षेत्र इन चारों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारत टैक्स के आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। विकसित भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। वहीं समारोह आयोजन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये एक साथ भारत के 2 बड़े प्रदर्शन केंद्र भारत मंडपम और यशोभूमि में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा प्रदर्शक, करीब 100 देशों के खरीदार एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स भारत मंडपम और यशोभूमि एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर्स एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का यह आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इस मौके पर पीलीभीत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वरुण गांधी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज ईडी के 7वें समन को भी सीएम केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आज ईडी के दफ्तर में पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन सीएम केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से फिर इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने ईडी को जवाब में कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद ही वो ईडी के सामने पेश होंगे, तब तक ईडी इंतजार करे। केजरीवाल ने कहा, मामला कोर्ट में है जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होने वाली है। ईडी को रोजाना समन भेजने की जगह कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें, ईडी ने सीएम केजरीवाल को 22 फरवरी को समन जारी कर ईडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा था। इसके पहले केजरीवाल ने ईडी के 6 समन को भी कोई तवज्जो नहीं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर न पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कुछ न कुछ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वे एजेंसियों के सामने जाने से कतराते हैं। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो वे जांच में जरूर शामिल होते। उन्हें दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूट और भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।
देखिए, फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ ना कुछ इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वो कतराते हैं एजेंसियों के सामने पहुंचने में। अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं होती तो आज वो जांच में शामिल होते, पर वो कहते हैं ना, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज तो जरूर मिलना चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूटा, और भ्रष्टाचार करने के बाद आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के बदले अत्याचार खेलना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना और भाग जाना, तो भगौड़ा बनने के लिए भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कभी बहाना बनाते हैं कि मैं विपासना में व्यस्त हूं, कभी बहाना बनाते हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में मुझे जाना है, कभी आईएनएलडी प्रमुख नफेस सिंह राठी की हत्या पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। नफेस सिंह ने 2 बार शिकायत दर्ज कराई थी, हमले की आशंका भी व्यक्त की थी। बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में असफल हुई है। मनोहर लाल और हरियाणा के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं है। दुस्साहसपूर्ण ढंग देखिए, निकलते हैं बहादुरगढ़ जाने के लिए। ये नफेस सिंह जी 2 बार विधायक भी रहे हैं और एक प्रदेशी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी, आशंका व्यक्त की थी हम पर हमला हो सकता है। चौटाला साहब ने खुद भी बात की थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो जिस सरकार के पास किसानों की छाती पर गोली दागने के लिए पुलिस है, पर सुरक्षा देने के लिए पुलिस, धिक्कार है ऐसी हरियाणा सरकार को। यही हाल दिल्ली में कानून व्यवस्था का है। भाजपा सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है कानून व्यवस्था के मुद्दे पे। यहां इस्तीफा देना चाहिए मनोहर लाल जी को और उनके गृह मंत्री को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने संदेशखाली मामले में बयान देते हुए कहा और कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली बार संदेशखाली में महिलाओं ने आवाज बुलंद की। दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संदेशखाली नहीं पहुंची। यदि यूपी में कोई घटना घटती है तो वहां पूरा का पूरा कुनबा पहुंच जाता है। घटना कहीं भी हो अच्छी नहीं होती, लेकिन जितना इंडिया गठबंधन है, पश्चिम बंगाल के विषय में एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको 2024 का चुनाव दिख रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के लोग धर्मों को लड़वाने का और लोगों को धमकाने का काम करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते हैं। ये स्वयं स्पष्ट करें, आप किस धर्म और मजहब को मानते हो। धर्मनिरपेक्षता, चुनाव आएगा तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर चले जाएंगे और अंदर क्रॉस पहनते हैं और दुर्गा मंदिर में जाकर चुन्नी पहन लेंगे। लेकिन हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते। ये स्वयं स्पष्ट करें ना कि आप किस धर्म को मानते हो, किस मजहब को मानते हो। धर्मनिरपेक्षता, चुनाव आएगा तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चले जाएंगे, अंदर क्रॉस पहने और दुर्गा मंदिर में जाकर चुन्नी पहन लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संदेशखाली मामले में ममता बनर्जी सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला ये है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली थाने में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में जमीन हड़पने और अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। संदेशखाली मामले में पुलिस का कहना है कि शाहजहां शेख के भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ग्रामीणों ने पुलिस को अपनी 100 से ज्यादा शिकायतें दी है, अत्याचार के आरोप भी लगाए हैं। वहीं अपने खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी शेख सिराजुद्दीन शाहजहां शेख की तरह फरार हो गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने व्यास तहखाने में हिंदुओं का पूजा पाठ जारी रहेगा। 26 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया था। इसके बाद 31 जनवरी की रात तहखाने में पूजा शुरू हुई थी। आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया
वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। यानी मोटे तौर पे कहे पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पूजा पर रोक पर नहीं जो है। ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। इंग्लिश में छोटा सा Yes. Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed. वहीं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग 27 फरवरी को होनी है। इस चुनाव में बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतार लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा को लेकर सपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज्यसभा के प्रत्याशी अच्छे अंतर से जीतकर राज्यसभा में पहुंचेंगे। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी में अगर कोई समस्या है तो ये उनकी समस्या है, ये बीजेपी की समस्या नहीं है। राज्यसभा की सभी जो 10 सीटों का चुनाव हो रहा है उसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह अच्छे अंतरों से जीत करके राज्यसभा में पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। की बात कही जा रही है, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भी आपके संपर्क में ऐसा दावा किया। ये सपा में अगर कोई समस्या है तो ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने इसको किस तरीके से देखते हैं? उसमें देखिए, ये हमने 2017 में देखा था, श्री राहुल गांधी जी का और श्री अखिलेश यादव जी का रोड शो भी देखा था और जनता के बीच में भी उनका शो देखा था और जनता ने दोनों दलों को किस हैसियत में पहुंचाया था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राजा भैया को लेकर क्या केशव जी कुछ संपर्क में है? देखिए, हम लोगों को विश्वास है कि हमारे 8 प्रत्याशी अच्छे वोटों से जीतेंगे, अच्छे अंतर से जीतेंगे। सर, व्यास तहखाने में जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दायर करी थी उसको हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 391 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा, दिल्ली और बिहार से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नगद, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सामान बरामद किया गया है। बता दें, पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था। साथ ही यूपी पुलिस और एसटीएफ से मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद एसटीएफ ने कई राज्यों से आरोपियों को दबोचा है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जौनपुर में रविवार देर रात रोडवेज बस में ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। दरअसल ट्रैक्टर के पीछे ढलाई मशीन लगाई गई थी। ट्रैक्टर और ढलाई मशीन पर 12 लोग थे। ट्रैक्टर जैसे ही हाईवे पर चढ़ा, बस ने टक्कर मार दी। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस की मदद से सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बस में सवार सभी लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। हादसा रात करीब 9:30 बजे समाधगंज बाजार के NH 31 पर हुआ। मरने वाले सभी अलीशापुर और आसपास के गांव के थे। वहीं जौनपुर सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। जौनपुर सड़क हादसे पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर के बिधुनु में कार सवार 5 बदमाशों ने युवक से तमंचे के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने पीड़ित से नकदी समेत ATM कार्ड के जरिए 25,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद युवक को सचेंडी क्षेत्र में किसान नगर रोड पर उतारकर भाग निकले। पीड़ित युवक ने
बिधुनु थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। बिधुनु पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के कैमूर में रविवार देर शाम एक स्कॉर्पियो बाइक को टक्कर मारते हुए ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से हादसे में बाइक सवार समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में भोजपुरी सिंगर छोटू पांडेय, गीतकार सत्यप्रकाश मिश्रा, वैरागी मॉडल यानी 2 मॉडल आंचल तिवारी और सिमरन श्रीवास्तव भी शामिल हैं। स्कॉर्पियो में भोजपुरी गायक गायिकाओं की पूरी टीम थी, जो एक मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद पुलिस राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। एक्सीडेंट हुआ, टोटल 9 बॉडी को हम लोग भेजे हैं हॉस्पिटल। कैसे घटना हुआ है? घटना तो पीओ को देखने से लगता है कि स्कॉर्पियो मोहनिया से उधर यूपी की तरफ जा रही थी और वो अनबैलेंस होकर के इस लेन में आ गई है। अनबैलेंस होने का वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले को बचाने में अनबैलेंस हो गया है और इधर से ट्रक अपने गति से आ रही होगी, तो दोनों का आमने सामने टक्कर हुआ है। बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें काफी क्षति हुई है। स्कॉर्पियो में सवार लगभग सभी लोगों का डेथ हो गया है। स्कॉर्पियो में 8 लोग सवार थे। 8-9 बॉडी है, एक मोटरसाइकिल वाला लगता है और 8 लगता है कि उसमें है। किस जगह पर घटना हुआ है सर? ये घटना शिवपुरी रोड बोलते हैं, देवपुरी जगह बोलते हैं, है ना, टॉल से थोड़ा पहले है। सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है? हाँ, भेज दिया गया। शिवपुरी होटल के पास। हाँ, इसमें ये कहना चाहेंगे कि लोकल पब्लिक का काफी इसमें सपोर्ट और सहयोग रहा है। उनकी मदद से हम लोग, बॉडी पूरी तरीके से गाड़ी में फंसी हुई थी, जिसको हम लोगों ने लोकल पब्लिक की मदद से जो है हॉस्पिटल भेजे हैं। और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अब क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल भेजे हैं, फिर पहचान करना है कि वो कहाँ के लोग हैं, है ना, उनके परिजनों को खबर करेंगे। पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी हो जाएगी हमारी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।